हेलो दोस्तों, आज मैं इटली का स्टडी वीज़ा आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इटली को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि ये सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन है। इटली का स्टडी वीज़ा निस्बतन सस्ता है और वहाँ की जो डिग्रीज़ हैं उनकी अच्छी वैल्यू है। आप में से अक्सर नौजवान यूरोप जाके स्टडी करना चाहते हैं, या फिर अगर आप पेरेंट हैं तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपकी बेटी, आपका बेटा यूरोप जाके वहाँ पे स्टडी करे, वहाँ पे सेटल हो और नेशनैलिटी हासिल करे। बच्चा वहाँ पे जाके अच्छे पैसे कमाए, खुद भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे और बैक होम अपने घर वालों की भी ज़िंदगी संवारे। तो दोस्तों, इटली का स्टडी वीज़ा इस वक्त जो सबसे चीपर ऑप्शन है वो तकरीबन 3 से 5 लाख रुपए उसका खर्चा है। आई रिपीट, इटली का जो सबसे सस्ता स्टडी वीज़ा है उसका खर्चा 3 से 5 लाख रुपए है। आपके बच्चे ने ग्रेजुएशन किया हो और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसको मास्टर्स के लिए वहाँ पे भेजें। मास्टर्स नॉर्मली 1 साल का होता है। बच्चा वहाँ पे जाए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल स्टडी करे, अपनी डिग्री ले और उसके बाद उसको 1 साल का जॉब सर्च वीज़ा मिल सकता है। उस दौरान बच्चा जॉब सर्च करे और अगर उसको जॉब मिल जाती है उसके बाद वो टैक्स पे करता है तो वो आगे जाके परमानेंट रेजिडेंस के लिए भी अप्लाई कर सकता है। परमानेंट रेजिडेंस मिल जाए तो उसके बाद वो नेशनैलिटी के लिए भी मुमकिना तौर पे अप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा आइट्स की रिक्वायरमेंट भी है। मिनिमम रिक्वायरमेंट तकरीबन 5.5 है, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो 6 बैंड्स है। ये 5.5 या 6 ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट शो करने के लिए तकरीबन 20 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगी। मैंने अब तक ये डिस्कस किया है कि इटली के स्टडी वीज़ा के लिए तकरीबन 3 से 5 लाख रुपए का खर्चा है। बच्चे ने बैचलर्स किया हो सकता है कि ये इंटर के बाद भी ऑप्शन हो, लेकिन इंटर के बाद मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इंटर के बाद तकरीबन अगर 3 साल का या 4 साल का बैचलर्स कोर्स है तो वो फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है। मैं आपको स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूँगा कि बच्चे को मास्टर्स के लिए भेजें। तो दोस्तों, ये जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि मैं ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ गाइडेंस पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। इसमें मेरा ज़ाती तौर पे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कोई एजुकेशनल कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन देता हूँ। आपके जहनों में ये सवाल आ रहा होगा, मेरे जहन में भी ये सवाल आया था कि इटली का स्टडी वीज़ा इतना सस्ता कैसे है। तो दोस्तों, उसकी एक वजह है। इटली की यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छी खासी तगड़ी फ़ीस चार्ज करती हैं, 8 से 10 हज़ार यूरोज़। ये एक मैं एवरेज फ़ीस आपको बता रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि इटली की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। इटली की गवर्नमेंट ना सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है बल्कि बैरून मुल्क से आने वाले स्टूडेंट्स, चाहे वो पाकिस्तान से हों, उनको भी स्कॉलरशिप देती है। और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि स्कॉलरशिप सिर्फ फ़ीस की नहीं है, स्कॉलरशिप रिहाइश की भी है। यानी कि आपके बच्चे की फ़ीस माफ़ हो जाएगी और उसके अलावा उसके जो अकोमोडेशन के चार्जेस हैं वो भी गवर्नमेंट अदा करेगी। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे ने वहाँ जाना है, वहाँ जाके पढ़ना है। उसने अगर अपना ख़र्चा उठाना है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ अपने खाने पीने का मेन ख़र्चा उठाना है, या फिर छोटे मोटे कोई और अखराजात हैं तो वो उसने पूरे करने हैं। अकोमोडेशन का ख़र्चा वो गवर्नमेंट से ले लेगा, फ़ीस उसकी गवर्नमेंट दे देगी। उसने सिर्फ वहाँ जाके पढ़ना है और अपना कुछ खाने पीने का ख़र्चा निकालना है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये भी बात बताऊं कि ये जो ऑप्शन है ये हर स्टूडेंट को अवेलेबल नहीं है। स्टूडेंट ने कम से कम 60% मार्क्स हासिल किए हों। एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर बच्चे ने पाकिस्तान में बीबीए किया है तो उसका जीपीए कम से कम 3 से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह अगर कोई और डिग्री वगैरह की है या और कोई क्वालिफ़िकेशन है तो उसमें उसके मार्क्स 60% प्लस होने चाहिए। और ये जो स्कॉलरशिप इटली की गवर्नमेंट दे रही है ये भी कंडीशनल स्कॉलरशिप है। ये नहीं है कि बच्चा वहाँ पे जाए, बच्चा पढ़े ना पढ़े उसको ये चीज़ें मिलती रहेंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
बच्चे ने वहाँ जाके पढ़ने हैं और वहाँ पे जाके पेपर्स पास करने हैं, वो इसको कहते हैं कि जी क्रेडिट्स। तो बच्चे ने जाके वहाँ पे पढ़ने हैं, अपने पेपर पास करने हैं, अपने क्रेडिट्स पूरे करने हैं। अगर वो ये सब कुछ कर लेगा, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लेगा, तो उसकी ये स्कॉलरशिप टूवर्ड्स यूनिवर्सिटी फीस और अकोमोडेशन जारी रहेगी। लेकिन अगर बच्चे ने वहाँ जाके पढ़ाई नहीं की तो फिर उसके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, मुमकिन तौर पे उसकी स्कॉलरशिप रोकी जा सकती है। तो दोस्तों, इटली की गवर्नमेंट का पॉइंट ये है कि स्टूडेंट यहाँ पे आए, आके यहाँ पे पढ़े और डिग्री अपनी मुकम्मल करें। और अगर आपका बच्चा या बच्ची पाकिस्तान से जाते हैं और जाके वो इटली में अपनी एजुकेशन मुकम्मल करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट होगी। अब तक जो मैंने मालूमात इकट्ठी की हैं उसके मुताबिक स्टूडेंट वहाँ जाके अपनी डिग्री मुकम्मल करे, उसके बाद उसको जॉब सर्च वीज़ा मिल सकता है। जॉब सर्च वीज़ा मिलेगा, उस दौरान स्टूडेंट अपनी जॉब ढूंढे, और अगर उसको जॉब मिल जाती है उसके बाद वो आगे टैक्स पे करता रहता है, तो कुछ सालों के बाद उसको परमानेंट रेजिडेंस भी मिल सकती है। परमानेंट रेजिडेंस मिलने के बाद अगर वो नेशनलिटी की शर्त पूरी करता है तो उसको नेशनलिटी भी मिल सकती है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो ऑप्शन है ना, इसको अवेल करना हर नौजवान, हर स्टूडेंट के बस का काम नहीं है। पहली बात तो ये कि स्टूडेंट के अंदर थोड़ा दम हो, स्टूडेंट ने पाकिस्तान में अपनी स्टडीज़ के दौरान 60% हायर मार्क्स हासिल किए हों, ये पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट है आइट्स की। मैंने तो देखा कि अच्छे जो होते हैं वो आइट्स के नाम से डर जाते हैं, तो आइट्स में 5.5 या 6, रिकमेंडेड यही है कि 6 बैंड्स हों। अगर बच्चा ये ला सकता है तो उसके बाद वो आगे इटली का स्टडी वीज़ा अवेल कर सकता है। उसके बाद आगे जाके भी स्टूडेंट ने पढ़ना ज़रूर है। अगर वो पढ़ेगा, अपने पेपर पास करेगा, अपने क्रेडिट्स पूरे करेगा, तो फिर उसको आगे स्कॉलरशिप मिलेगी, वरना स्कॉलरशिप का सिलसिला रुक जाएगा। दोस्तों, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि स्कॉलरशिप टूवर्ड्स यूनिवर्सिटी फ़ीस और स्कॉलरशिप टूवर्ड्स अकोमोडेशन, ये बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं। अब मैं बात करता हूँ डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला मसला ये है कि इटली की ज़बान इटालियन है। वहाँ पे ये स्टूडेंट अगर आम जॉब्स वगैरह के लिए जाएंगे, इनको कुछ ना कुछ इटालियन ज़बान आनी चाहिए। जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है वो सारी इंग्लिश में होगी। आई रिपीट, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन इंग्लिश में है, तो वो कोई इशू नहीं है। इशू किस चीज़ का है? इशू इस चीज़ का है कि डेली आम रूटीन की लाइफ में जब बच्चा बाहर जाएगा, जॉब वगैरह ढूंढेगा, तो उस वक्त उसको कुछ ना कुछ इटालियन ज़बान आनी ज़रूरी है। एक और सवाल ये है कि भाई अगर बच्चा वहाँ पे जाएगा वो किस किस्म की जॉब्स कर सकता है। तो मेरे कुछ दोस्त वगैरह वहाँ पे गए हुए हैं, उनसे मैंने पूछा था। मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि इटली की इकॉनमी कोई बहुत ज़बरदस्त इकॉनमी नहीं है, कोई बहुत अच्छी इकॉनमी नहीं है, वो स्ट्रगल करती हुई इकॉनमी है। वहाँ पे जॉब्स हो सकती हैं कि ज़्यादा हो सकता है ना हो। तो ये पिक्चर मैं आपके सामने अभी से लाना चाहता हूँ। इटली की इकॉनमी कोई बहुत अच्छी इकॉनमी नहीं है, वो जर्मनी या यूके जैसी इकॉनमी नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स हों। आपका बच्चा बहादुर होना चाहिए, वो बाहिम्मत होना चाहिए, उसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए कि वो मुश्किल हालात का सामना कर सके, उसके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो मुश्किल जॉब्स कर सके, और उसके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो सामने मुश्किल हालात देख के घबराए ना, लगा रहे, कोशिश करे, कुछ ना कुछ बन जाएगा। परदेश में मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन जो बाहिम्मत लोग होते हैं, बाहिम्मत नौजवान जो वहाँ पे जाते हैं, मैंने नहीं देखा कि कोई भी नौजवान नाकाम हुआ हो, हर कोई कामयाब हो जाता है। तो इटली में चैलेंजेस इस चीज़ के मैंने आपको बताया कि एक तो वहाँ पे इटालियन ज़बान सीखनी पड़ेगी, दूसरी बात ये कि वहाँ पे जॉब्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगी। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि ऑलरेडी इटली में हैं, वो तो डिलीवरी वगैरह की जॉब करते हैं, और वहाँ की डिलीवरी की जॉब ऐसे नहीं है जैसे यहाँ पे फूड पांडा है। यहाँ पे तो फूड पांडा बेचारे उनका तो इस्तेसाल करते हैं जो राइडर्स होते हैं,
राइडर्स बाइकर्स का यहाँ पे इस्तेहसाल किया जाता है। उनको पता नहीं 15,000 उनकी तनख्वाह होती है और 35 रुपये या 50 रुपये उनको पर डिलीवरी चार्ज मिलता है। ये सीन यूरोप में नहीं है। यूरोप में एवरेज दिहाड़ी एक दिन की फूड डिलीवरी की 60 से 70 यूरो है। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा था। अब बाकी ये कि आपका बच्चा वहाँ जाता है, वो कैसे जॉब ढूंढता है, ये अब उसकी बहादुरी पे है, उसकी हाजिर दिमागी पे है, वो कितना शार्प बच्चा है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर ये ऑप्शन आपका बच्चा अवेल कर सकता है या अगर आप खुद नौजवान हैं और आप ये ऑप्शन अवेल कर सकते हैं तो देर ना करें, जल्दी करें, क्योंकि पता नहीं है कि ये स्कीम कब तक जारी रहेगी, ये स्कॉलरशिप्स का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। हाल ही में पाकिस्तान से काफ़ी नौजवान इटली गए हैं, इसी स्कीम पे गए हैं, इसी स्कॉलरशिप वगैरह पे गए हैं। तो मेरी आपको एडवाइस ये है कि अगर आपके ख़ानदान में ऐसा बाहिम्मत बच्चा है, अगर आप खुद नौजवान हैं और आप अपनी किस्मत आजमाई करना चाहते हैं तो देर ना करें, बिस्मिल्लाह करें, काम शुरू करें। पाकिस्तान में मुआशी हालात मुश्किल हैं। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में भी अगर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं तो वहाँ पे फ़ीसें लाखों में हैं और उसके बाद भी ये पता नहीं होता कि बच्चे को अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी और उस जॉब में उसकी अर्निंग कितनी होगी। तो मैं इसलिए आपको स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करता हूँ कि आपका बच्चा अगर बाहर जा सकता है, अगर उसको कोई चांस मिल रहा है तो उसको ज़रूर उस चांस को सीरियसली अटेम्प्ट करना चाहिए। इमिग्रेशन दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है, तो ऑस्ट्रेलिया और यूके उनके स्टडी ऑप्शंस इतने महंगे हो चुके हैं कि वो मिडिल क्लास लोगों के बस का तो बात नहीं है। मैं खुद 13 साल पहले यूके में गया था। उस वक्त तो यकीन करेंगे गरीब बंदा भी जो था वो इधर उधर से पकड़ पुकड़ के पैसे पूरे कर लेता था। उस ज़माने में 6 लाख 7 लाख रुपए में बच्चा यूके पहुंच जाया करता था। अब प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ का स्टडी वीज़ा इंतहाई मुश्किल हो चुका है। डायरेक्ट वर्क वीज़ा नहीं मिलता, इसलिए मैं आपको स्टडी वीज़ा का सजेस्ट कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया और यूके उनके ऑप्शंस इतने महंगे हैं कि मिडिल क्लास बंदा तो सोच भी नहीं सकता अब उसके बारे में। बहरहाल मैं आपके साथ यूके का स्टडी वीज़ा और उसके अखराजात भी डिस्कस करूंगा, लेकिन वो किसी आइंदा वीडियो के लिए रख लेते हैं। अभी हम इटली के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों आखिर में मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इटली के स्टडी वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आपके बच्चे ने 60% मार्क्स के साथ अपनी बैचलर्स डिग्री मुकम्मल की हो, आइट्स का 6 बैंड हो, खर्चा तकरीबन 3 से 5 लाख है, बैंक स्टेटमेंट जो शो करनी है वो तकरीबन 20 लाख है, और इसके अलावा तो कोई इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। जो मेन रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने आपको बता दी। अब बात यह है कि इटली का स्टडी वीज़ा आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने खुद इटली का वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइड करूँगा। और अगर आपने इटली का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए किसी कंसल्टेंट की खिदमत हासिल करनी है तो मैं आपको जनरल गाइडलाइंस लैपटॉप पे करके दिखा दूंगा। तो दोस्तों अगर आप इटली का स्टडी वीज़ा खुद से अप्लाई नहीं करना चाहते और आप कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छे कंसल्टेंट की ज़रूरत होगी। अच्छा कंसल्टेंट आपने किस तरह से ढूंढना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले जी आप गूगल पे गए और आपने सर्च किया बेस्ट स्टडी कंसल्टेंट इटली स्टडी वीज़ा। मैं कराची में हूं तो मैं कराची का देखता हूं। ये देख लिया जी मैंने। अच्छा ये यूरो कंसल्टेंट्स हैं और ये सेल्टिक। चलिए जी इनको ज़रा चेक कर लेते हैं। अच्छा आप इनके रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं। इनके 128 रिव्यूज़ हैं, इनके 30 रिव्यूज़ हैं।
और जो टाइम कंसल्टेंट है, टाइम्स कंसल्टेंट बहुत मशहूर है, पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। इनके 502 रिव्यूज़ हैं। ये रिव्यूज़ पढ़ के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कंसल्टेंट कहीं 2 नंबर तो नहीं है। इसमें एक बात याद रखें कि रिव्यूज़ फेक भी हो सकते हैं। जब आप रिव्यूज़ को पढ़ते हैं ना, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये कितने पानी में है। जो फेक रिव्यू होता है ना, उसके एक थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि ये फेक है। ठीक है जी। एक अगर आप कराची की बात करें तो एक ये ऑप्शन आ जाता है। अब अगर मैं आपकी जगह हूं ना, तो मैं सबसे पहले इनको कॉल करूं और उनको बताऊं कि जी मुझे इटली का स्टडी वीज़ा चाहिए, तो मुझे आप बताएं कि आप मुझे क्या ऑप्शन दे सकते हैं। यार, जो भी उनसे इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको मैं एक रजिस्टर लूंगा और उस रजिस्टर में मैं सेव करता जाऊंगा। अच्छा जी, टाइम्स कंसल्टेंट वालों के पास मैं खुद भी जा चुका हूँ। आज से 2 साल पहले गया था। उस वक्त मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी अपने भांजे के स्टडी वीज़ा के लिए। तो जी ज़रा इनके रिव्यूज़ चेक कर लेते हैं। इनके 500 रिव्यूज़ हैं, तो भाई 500 रिव्यूज़ फेक तो नहीं हो सकते। ज़रा चेक करते हैं इनके रिव्यूज़ कहाँ से चेक होंगे रिव्यूज़। मोर गूगल रिव्यूज़, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। टाइम्स कंसल्टेंट मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन है। अब ये देखें, इसने 8 रिव्यू इस बंदे ने डाले हुए हैं। देखते हैं इसने कहाँ कहाँ पे रिव्यू डाला है। ये देखें, उसने रेस्टोरेंट में रिव्यू डाला है। ये भी रेस्टोरेंट है। टाइम्स कंसल्टेंट, कंप्यूटर की शॉप, MNP। अच्छा जी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने इनके रिव्यू पढ़ने हैं, कंसल्टेंट्स के रिव्यू पढ़ने हैं, और उसके बाद आपने फैसला करना है कि आपने कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। मैं अगर आपकी जगह होता, मैं टाइम्स कंसल्टेंट वालों को कॉल भी करता। अगर वो मुझे मिलने के लिए बुलाते तो मैं चला भी जाता। उनको जाके मैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन देता और उनसे कहता कि आप मुझे किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं स्टडी वीज़ा के लिए। यही काम मैं सेल्टिक कंसल्टेंट के ऑफिस में जाके करता, और यही कुछ मैं यूरो कंसल्टेंट के साथ करता। मैं इंफॉर्मेशन तीनों से लेता, उस इंफॉर्मेशन को मैं नोट डाउन करता, मैं रिव्यूज़ तीनों के पढ़ता, और पढ़ने के बाद कोई एक कंसल्टेंट मैं सिलेक्ट कर लेता। अच्छा जी, ये जो मैंने प्रोसीजर किया ये मैंने कराची के लिए किया। अब ज़रा लाहौर के लिए चेक कर लेते हैं। लाहौर चलते हैं जी। नहीं जी, हमने यहाँ पे नहीं देखना, हमें लाहौर जाना है। अरे क्या, चलें जी लाहौर चलते हैं, देखते हैं लाहौर में क्या ऑप्शंस हैं। चलें जी, यहाँ पे अब देखते हैं कि लाहौर में हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं। अच्छा जी, ये कोई DMI है, 124 रिव्यूज़, लुक्स गुड। स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा, ब्लू स्काई इमिग्रेशन, ठीक है जी। अरसा स्टडी कंसल्टेंट, 114 रिव्यू हैं, ठीक है। यूनिवर्सल, ओके। तो दोस्तों स्टेप्स वही हैं जो कि मैंने आपको पहले कराची के कंसल्टेंट के लिए बताए। आपने उन्हीं को अप्लाई करना है इन स्टडी कंसल्टेंट्स के लिए। अच्छा जी, टाइम्स कंसल्टेंट जो है वो लाहौर में भी है, और आई थिंक कि ये इस्लामाबाद में भी होगा। चलें जी, ज़रा पहले हम चलते हैं सियालकोट में देख लेते हैं कि वहाँ पे कौन से कंसल्टेंट्स हैं। कहाँ, हाँ ये रहा, ये सियालकोट।
अच्छा जी, सियालकोट में आपको सिर्फ ये नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, हम चल तो ऊपर है सियालकोट, उसका गलत डाला हुआ है उन्होंने। अच्छा जी, सियालकोट में कोई ज़्यादा नहीं है क्योंकि सारी बात है वो इतना बड़ा शहर नहीं है। अच्छा जी, 20 रिव्यूज़, 14 रिव्यूज़, 10 रिव्यूज़, ओके। अब हम चलते हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जाके देखते हैं वहाँ पे कितने स्टडी कंसल्टेंट्स हैं। अच्छा जी, टाइम्स कंसल्टेंट इस्लामाबाद में भी है, रावलपिंडी में भी है, और ये दूसरे कंसल्टेंट्स भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको एक जनरल गाइडलाइन दे दी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं खुद कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल गाइडलाइन देना है, और मैं कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है। मैं खुद स्टडी वीज़े पे रहा हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा मिलना जुलना रहा है स्टडी वीज़ा पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ। तो मैं आपको एक जनरल गाइडलाइन दे सकता हूँ और अच्छे तरीके से दे सकता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए। शुक्रिया।